हेलो एवरीवन, नमस्कार। पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज की शुरुआत कर दी है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज का 2 पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट समिट यानी कि प्रमुख शिखर सम्मेलन 2023 डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस भी देख लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के बारे में और उनके मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एजेंडा हमारा वही है, एग्जाम का अप्रोच उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे इस वीडियो में जो है आपको एक लिस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि पूरी कोशिश होगी कि आपको मंत्रियों के नाम और उनको जो विभाग बांटे गए हैं वो याद हो जाए। इसके अलावा जो है ये 3 वीडियो के अलावा मैंने जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पे भी वीडियो बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको ये चारों वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसी वीडियो के। ठीक, इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो है पाथ आईएएस एकेडमी की टीम जो है आपको जो है क्विक रिवीजन एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जो है इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है, जहां से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, हम आपको यहां पे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है हमने सैम बहादुर सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके तहत जो है गिरीश सर जो है ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 8:30 बजे रात को यानी कि 8:30 PM को जो है गिरीश सर लाइव आएंगे, जिसमें वो इंडियन ज्योग्राफी और सीजीजीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। इसके अलावा अन्य जो फैकल्टीज हैं इंडिया जीएस के, लैंग्वेज के, मैं हमेशा कहता हूं कि सी सेट में जो है लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंडिया जीएस के जो बाकी सब्जेक्ट हैं और लैंग्वेज के भी एमसीक्यू जो है इसी सैम बहादुर सीरीज के अंतर्गत जो है आपको इसकी प्रैक्टिस कराएगी। तो आपको क्या करना है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल आइकॉन नहीं दबाया तो दबा दो दोस्तों। बहुत ज़्यादा ना समय लगना है ना पैसा लगना है, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके एक्चुअल एग्जाम में यह सीरीज प्ले करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मंत्रिमंडल के बारे में, लेकिन पढ़ने से पहले जो है हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि राज्य विधानमंडल क्या होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो विधानसभा और विधानमंडल में भी कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा जो है हम कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि राज्य विधानमंडल जो है वो आर्टिकल 168 से 212 में के अंतर्गत आता है, जो कि आपके संविधान के भाग 6 के अंतर्गत शामिल है। ठीक है सर, क्या डिफरेंस है विधानसभा और विधानमंडल में, स्टेट लेजिस्लेचर में? तो मैं आपको ये डायग्राम से बताता हूं कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको पता है कि जो संसद है वो किससे मिलकर बनता है, तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। उसी तरीके से राज्य का जो विधानमंडल है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो बनता है आपका गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, और आपका किसमें, तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा से। तो जैसे प्रेसिडेंट होता है उसी समान गवर्नर होता है, जैसे राज्यसभा होता है उसी समान क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद होता है, और जैसे लोकसभा होता है उसी तरीके से राज्य में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा होता है। सर ये आपको कहां से पता चला? तो ये बताता है आर्टिकल 168 कि विधानमंडल जो है वो गवर्नर, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद जो है वो 6 राज्यों में है। ये 6 राज्य में जो है आपको याद करा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पेयर बनाते हुए यूपी बिहार, दोनों अड़ोस पड़ोस राज्य हैं। यूपी बिहार याद कर लो। उसके बाद आप साउथ में आ जाइए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये भी अड़ोस पड़ोस में है, ये दोनों राज्यों में है। इसके बाद आप कर्नाटक और महाराष्ट्र को याद रख लीजिए। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या है, विधान परिषद जो है। ठीक, अब हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये हमको पता चल गया। तो छत्तीसगढ़ का राज्य विधानमंडल बनेगा आपका गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक, अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सर विधानसभा के बारे में कुछ बता दीजिए। तो ये आपको पता होगा कि विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 90 है।
लेकिन पहले हम पढ़ते थे कि विधानसभा की जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 91 थी। तो ऐसा क्या हो गया कि 91 से घटकर 90 हो गया। तो इसमें थोड़ा हम पीछे चलते हैं। आपको इसको जानने के लिए 4 आर्टिकल पता होना चाहिए। पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 ये कहता है कि लोकसभा में एसटी एससी के लिए एसटी एससी सीट जो है आरक्षित की जाएगी। ये कौन कहता है? आर्टिकल 330। आर्टिकल 331 ये कहता है कि लोकसभा में जो है प्रेसिडेंट चाहे तो 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक, अगला जो है आर्टिकल 332 ये बोलता है कि आपका जो है विधानसभा में एसटी एससी के लिए जो है सीटों का रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 333 ये बोलता है कि विधानसभा में अगर गवर्नर चाहे तो 1 एंग्लो इंडियन क्या कर सकता था? अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक, ये चारों आर्टिकल आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 जो है वो एसटी एससी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 जो है वो एंग्लो इंडियन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ठीक, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? तो एंग्लो इंडियन वो होते हैं कि उनका मूल जो है वो यूरोपियन है, लेकिन जो है उन्होंने इंडिया की जो है डोमिसाइल ली हुई है। ठीक, ये एंग्लो इंडियन हुए। अब जो है आपको ये समझ लो कि हर जो रिजर्वेशन है उसे जो है 10-10 साल के लिए क्या किया जाता था? एक्सटेंड किया जाता था। ठीक, तो लास्ट जो एक्सटेंड किया गया था वो किया गया था 95 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन। ठीक है, क्या था? 2009 था। वहां पे इन चारों जो रिजर्वेशन है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक, अब 2009 में आया ये एक्ट। उसके बाद 2009 के बाद जब 10 वर्ष हो गए यानी कि 2019 को जो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। ठीक, अब इन 104 जो संविधान संशोधन आया उसने क्या किया? उसने एसटी एससी की जो सीट थी लोकसभा और विधानसभा में उसको तो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, लेकिन जो है एंग्लो इंडियन को जो अपॉइंट किया जाता था लोकसभा और विधानसभा में यानी आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 में जो है 10 वर्षों के लिए जो एक्सटेंशन लगातार किया जा रहा था वो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में नहीं किया गया। यही कारण है कि एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति या राज्यों में गवर्नर अपॉइंट करते थे अब वो नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के बाद। ठीक, तो अब स्ट्रेंथ कितनी हो गई? तो अब स्ट्रेंथ जो हो गई वो हो गई आपकी 90 हो गई। ठीक, अब मैं आपको ये बताऊं कितने जो हैं मंत्री बन सकते हैं राज्यों में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर राज्यों की अलग अलग है। हमारी छत्तीसगढ़ की स्ट्रेंथ कितनी अभी हमने देखा? 90। तो प्रावधान ये कहता है कि आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ है आपके राज्य की विधानसभा की उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में कितना आता है? 13, यानी कि टोटल कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? तो 13 मंत्री जो हैं बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो हमारे राज्य में जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, यानी कि 13 में से 3 घटा दो, 10 और मंत्री जो हैं बन सकते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है 9 अन्य मंत्रियों को क्या किया गया है? मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो टोटल अभी वर्तमान में कितना मंत्रिमंडल में मंत्री हैं? तो 12 मंत्री हैं, लेकिन 13 मंत्री हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो मैंने सारे रिलेटेड से जो फैक्ट है वो आपको डिस्कस कर लिया है। अब हम फटाफट क्या करेंगे? एक लिस्ट देख लेंगे मुख्यमंत्री की, राज्यपालों की, विधानसभा अध्यक्ष की और प्रोटेम स्पीकर की। ये इसलिए क्योंकि चूंकि विधानसभा चुनाव हुआ है और लगातार चर्चा में है तो स्टैटिक क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। तो 5 मिनट जल्दी जल्दी देखते हैं, फिर मैं आपको जो है मंत्रियों की लिस्ट, किस मंत्री को कौन से विभाग दिए गए हैं वो मैं आपको याद कराते चलूंगा। ठीक, तो सबसे पहले ये तो सभी को याद होगा कि मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के थे अजीत जोगी जी। ठीक, उसके बाद लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने डॉक्टर रमन सिंह। उसके बाद भूपेश बघेल जी जो है मुख्यमंत्री बने और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री विष्णुदेव साय जी, जो कि
कुनकुरी विधानसभा से चुनाव जीतकर आए हैं। ठीक है, यूडी मिंज को कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे यूडी मिंज, उन्हें 25,000 वोटों से क्या है चुनाव हराया है। ये फैक्ट आप याद करते हुए चलिए। ठीक, अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के बारे में सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, उतना ही बता रहा हूँ जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उनके माता पिता का नाम और जो है उनकी जो राजनीतिक कैरियर में पार्टी से रिलेटेड जो उन्होंने पोस्ट होल्ड किया वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। तो जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताते चलूं। तो जन्म स्थान है आपका ग्राम बगिया, जसपुर जिला। ठीक, 1989 में अपने सफर की शुरुआत करते हैं पंच के साथ, ग्राम पंचायत बगिया से पंच बनते हैं। उसके बाद 1990 में जो है बगिया से ही वो निर्विरोध सरपंच चुने जाते हैं, यानी पंच बने, फिर सरपंच बने, फिर सीधा जो है उस समय के तत्कालीन मध्य प्रदेश में तपकरा विधानसभा, पहले जो कुनकुरी विधानसभा था वो पहले तपकरा विधानसभा के नाम से जाना जाता था, इसलिए तपकरा लिखा है, लेकिन क्षेत्र वही है जसपुर जिला का कुनकुरी विधानसभा। यानी कि 2 बार जो है वो विधायक बने, कहां से, तपकरा विधानसभा से। उसके बाद 1999 से लगातार 4 बार सांसद बने। देखिए 1999 से 4 बार सांसद बने, यानी कि 20 साल वो सांसद रहे। कहां से, तो रायगढ़ से। तो 2 बार विधायक रहे तपकरा विधानसभा, 4 बार सांसद रहे, कहां से, रायगढ़ से। उसके बाद देखिए जब सांसद थे, जब मोदी गवर्नमेंट आई यानी केंद्र में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, तो 2014 में वो केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में, ठीक है, कैबिनेट मंत्री अलग होता है, केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड जो है एम्प्लॉयमेंट का भी प्रभार संभाला है। ठीक है, तो ये इतने ही फैक्ट्स जो हैं यहां से ही क्वेश्चंस बनेंगे। आपको पता होना चाहिए 2 बार के विधायक, 4 बार के सांसद, रायगढ़ से, और कौन से जो हैं राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। तो इस्पात, खान, श्रम व रोजगार मंत्रालय का प्रभार ये संभाल चुके हैं। ठीक, राज्यपाल की लिस्ट देख लेते हैं। तो राज्यपाल की लिस्ट में शुरू करते हैं तो प्रश्न बन सकता है कि पहले राज्यपाल कौन थे, तो ये सबको याद भी होगा, DN साय यानी दिनेश नंदन साय। इसके बाद एक प्रश्न ये बन जाता है कि क्रोनोलॉजी पूछ देता है, ऑर्डर पूछ देता है, तो पता होना चाहिए हल्का हल्का कि उसके बाद बने जनरल KM सेठ, फिर SL नरसिम्हन, शेखर दत्त, राम नरेश यादव, फिर बलराम दास जी टंडन। उसके बाद देखिए आनंदीबेन बनी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रही है गुजरात की, अभी जो है वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। ठीक, उसके बाद अनुसुईया उइके बनी, जो कि वर्तमान में जो है मणिपुर की गवर्नर है। उसके बाद विश्वभूषण हरिचंदन, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आपको इनका ऑर्डर ही पता होना चाहिए कि 9th नंबर के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि इसके पहले आंध्र प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक, प्रश्न गवर्नर से बनेगा, अगर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तो इतना ही बनेगा। अगला देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष देखिए पहले राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे, उसके बाद प्रेम प्रकाश पांडे जो कि भिलाई से MLA रह चुके हैं, फिर धर्मलाल कौशिक, गौरी शंकर अग्रवाल। पिछले बार कौन थे विधानसभा अध्यक्ष, तो डॉक्टर चरणदास महंत थे, जो कि अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक, उसके बाद अब कौन बने, तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी जो हैं अभी जो हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की अगर हम बात करें तो देखिए प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि जब नया विधानसभा में नए MLA जीत के आते हैं तो उनको शपथ दिलाना और जो है स्पीकर के चुनाव में मदद करना। जैसे ही स्पीकर जो है, जो विधानसभा जो अध्यक्ष है वो अपना पद ग्रहण करता है, अपनी कुर्सी संभालता है, वैसे ही बाय डिफॉल्ट जो है यह पोस्ट जो है समाप्त हो जाता है। तो इनके नाम अब देखो, पहले जो प्रोटेम स्पीकर हैं महेंद्र बहादुर सिंह, हमें पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष याद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले प्रोटेम स्पीकर कौन है, महेंद्र बहादुर सिंह, फिर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, बोधराम कंवर, सत्यनारायण शर्मा, राम पुकार सिंह, और अभी जो वर्तमान में इस साल जो प्रोटेम स्पीकर बने थे उनका नाम है रामविचार नेताम, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और इस बार जो है उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी पहला नाम कम से कम याद रख लीजिए, श्री महेंद्र बहादुर सिंह, और वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर बने इस बार के विधानसभा के, उनका नाम है रामविचार नेताम। ठीक, अब सीधा हम चलते हैं मंत्रिमंडल में। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मुख्यमंत्री बने
और जो उप मुख्यमंत्री बने उन्हें कौन कौन सा विभाग दिया गया, इसे हम देख लेते हैं। तो विष्णुदेव साय जी के बारे में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है ज्यादातर जो है मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। ठीक, तो सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री के पास। खनिज संसाधन और ऊर्जा क्यों दिया गया, देखो सबसे पहले खनिज से रिलेट कर लो, ऊर्जा से, एनर्जी से। ठीक, खनिज क्यों दिया गया, क्योंकि वो केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। ठीक, तो ये इनके पास रहेगा। जनसंपर्क की अगर हम बात करें तो जनसंपर्क विभाग भी मुख्यमंत्री अपने पास क्यों रखे हैं, तो याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जनसंपर्क, जनता से संपर्क करने की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, तो मुख्यमंत्री को है, तो इन्होंने अपने पास रख लिया। अब जनता से संपर्क करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो परिवहन विभाग भी इन्होंने अपने पास रख लिया। ठीक, वाणिज्य कर आबकारी विभाग भी इनके पास है, ये आप क्या कर लीजिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसके अलावा क्या कह रहा है कि अन्य विभाग जो किसी मंत्री के पास ना हो, जो भी विभाग अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है तो बाय डिफॉल्ट जो है उस विभाग का प्रभार जो है मुख्यमंत्री संभालते हैं। ठीक, तो अब मुख्यमंत्री जी के बारे में हमने देख लिया, फिर से बता देता हूं, कुनकुरी विधानसभा जो कि एसटी सीट है। ठीक, अरुण साव के बारे में बताएं तो अरुण साव जी के बारे में आप याद रखिए कि ये लोडमी विधानसभा से चुनाव रखे हैं, जीत कर आए हैं, जो एक जनरल सीट है। इनको क्या मिला है, तो लोक निर्माण यानी पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है। ठीक, उसके बाद आप याद रखो विधि एवं विधायी कार्य, जो अरुण साव जी जो हैं वो पेशे से जो हैं वकील रह चुके हैं, तो ये बेहतर व्यक्ति थे इस पद को संभालने के लिए। विधि एवं विधायी कार्य किनको दिया गया, अरुण साव को दिया गया। इसके बाद नगरीय प्रशासन जो है किनको दिया गया, तो अरुण साव को दिया गया। ठीक, अब हम देखते हैं अगले उप मुख्यमंत्री कौन, विजय शर्मा। ठीक, विजय शर्मा कहां से जीत के आए हैं, तो कवर्धा विधानसभा से जीत के आए हैं। पूर्व मंत्री जो है मोहम्मद अकबर को हरा कर आए हैं। ठीक, इनको क्या क्या दिया गया है, तो इनको दिया गया है गृह। ठीक, गृह से रिलेटेड है जेल, तो याद रख लो। ठीक, उसके बाद पंचायत विभाग इनको दिया गया, ग्रामीण विकास इनको दिया गया, और दिया गया क्या, तकनीकी शिक्षा, रोजगार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग भी इनको दिया गया। याद कैसे करें, तो देखो गृह जेल, पहले तो याद रखो कि गृह जो विभाग है ना वो मुख्यमंत्री के बाद जो मंत्री रहते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल जो मंत्री है उसमें सबसे प्रमुख विभाग माना जाता है। तो कॉमन सी बात है कि जो इतना प्रमुख विभाग जो है वो किनको दिया जाएगा, या तो उप मुख्यमंत्री में अरुण साव जी को दिया जाएगा या तो विजय शर्मा को दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि गृह जेल किनको दिया गया, विजय शर्मा को दिया गया। ठीक, अब दो उप मुख्यमंत्री हैं, देखिए नगरीय प्रशासन किनको दे दिया गया, अरुण साव को, तो पंचायत और ग्रामीण विकास किनको दे दिया गया, विजय शर्मा को दे दिया गया। इसके अलावा इनके नाम में क्या है, विजय है। ठीक, तो आपको विजय बनने के लिए, किसी युद्ध में जीतने के लिए किससे स्ट्रांग होने की जरूरत है आज के डेट में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है, यानी कि जो है तकनीकी शिक्षा यानी कि है ना, और आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट किनको दिया गया, क्योंकि इनके नाम में विजय है, किनको दिया गया है, तो विजय शर्मा जी को दिया गया है। अगला देखते हैं, अगला देखो भाई मैंने क्या किया है, संभाग वाइज डिवाइड कर दिया है। तो सरगुजा संभाग से 3 ऐसे मंत्री आते हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पहला नाम है श्याम बिहारी जायसवाल। श्याम बिहारी जायसवाल जी के बारे में जानेंगे, तो ये बने आपके मनेंद्रगढ़ से विधायक बने हैं। ठीक, जो कि आपका जनरल सीट है। श्याम बिहारी जायसवाल के बारे में मैं आपको बताऊं तो सीधा सीधा इतना लंबा चौड़ा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखिए कि इन्हें क्या बनाया गया है, हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक, इनके नाम में क्या है, जायसवाल। तो सवाल इसको आप पकड़िए और आप ये समझिए कि हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी सारे डिपार्टमेंट जो है, बाकी सारे जो विभाग है वो देखा जाएगा, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट से कॉम्प्रोमाइज ना हो बिल्कुल भी। हम कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए जरूरी है कि ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जिसके नाम में क्या है, सवाल है। ठीक, तो हेल्थ मिनिस्टर किनको दिया गया, श्याम बिहारी जायसवाल को दिया गया। लक्ष्मी राजवाड़े, ठीक, एकलौती मंत्री है, महिला एकलौती मंत्री जो है मंत्रिमंडल में शामिल लक्ष्मी राजवाड़े कहां से चुनाव जीत कर आई है, तो भटगांव से चुनाव जीत कर आई है, जो कि सूरजपुर जिले में है। ठीक, भटगांव से चुनाव जीत कर आई। क्या विभाग दिया गया, तो महिला, इसलिए महिला एवं बाल विकास आपका दिया गया, और समाज कल्याण इंपॉर्टेंट महिला एवं बाल विकास हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये यंगेस्ट मंत्री है। ठीक, यंगेस्ट विधायक कौन है, तो कविता प्राण लहरे हैं,
लेकिन यंगेस्ट मंत्री पूछेगा तो कौन है, तो लक्ष्मी राजवाड़े है। ठीक, अगला हम देखते हैं राम विचार नेताम के बारे में बताऊं तो रामानुजगंज से चुनाव जीत कर आए हैं, बलरामपुर जिला। ठीक, इनको क्या दिया गया, इनको दिया गया एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा क्या है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनको दिया गया। ठीक, याद कैसे करोगे, तो इस मंत्रिमंडल में जो है 2 आदिवासियों को शामिल किया गया। कौन कौन से वो 2 नाम है, तो आपके नाम है रामविचार नेताम और केदार कश्यप जी को। ठीक, तो अब इन दोनों में से किसी एक को ही देना था। ठीक है, क्या देना था, आदिम जाति विकास और अनुसूचित जाति विकास का जो डिपार्टमेंट है वो इन दोनों में से किसी एक को देना था। तो किन को दे दिया गया, वो दे दिया गया रामविचार नेताम को। ठीक, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लो, डायरेक्ट याद रख लो, कृषि मंत्रालय किसको दिया गया है, तो रामविचार नेताम को दिया गया है। ठीक, तो सरगुजा संभाग जो है यहां से खत्म होता है। अब हम चलते हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग से 2 मंत्री बनाए गए हैं, कौन कौन से, तो पहला है आपका ओपी चौधरी, बहुत ज्यादा चर्चित नाम ओपी चौधरी जी को बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया है। ठीक, अब इसको याद कैसे करें, तो पूर्व आईएएस हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए सबसे जो योग्य व्यक्ति की जरूरत है, तो ऐसा लगा कि किन्हें दे देते हैं, ओपी चौधरी जी को दे देते हैं। ठीक, तो वित्त विभाग इनके पास आ गया। ठीक, आर्थिक एवं सांख्यिकी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो इनके पास आ गया फाइनेंस से रिलेटेड। अब आप याद रखो पर्यावरण। ठीक है, तो ओपी चौधरी जी को हम इनके एजुकेशन से ही रिलेट करेंगे। तो पर्यावरण का महत्व कौन समझ सकता है, पर्यावरण का महत्व वो समझ सकता है जो वाकई पढ़ा लिखा हो, जिसको पर्यावरण के जो हम खराब कर रहे हैं उसके नुकसान पता हो। ठीक, तो एनवायरमेंट मिनिस्टर किसे बना दिया गया, बोले सबसे पढ़े लिखे तो यही है, तो किन्हें बना दिया गया, ओपी चौधरी को बनाया गया। तो फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक, उसके अलावा क्या आपका पर्यावरण मंत्री भी किन्हें बनाया गया, ओपी चौधरी को बनाया गया, जो कि रायगढ़ जिला से विधायक बनकर आए हैं, जो कि जनरल सीट है। ठीक, उसके बाद आते हैं अपन लखनलाल देवांगन। लखनलाल देवांगन जी के बारे में बताऊं तो लखनलाल देवांगन क्या बने हैं, वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम बने हैं। ठीक, लखनलाल देवांगन जी का आप ये डायरेक्ट याद रख लो कि ये कोरबा विधानसभा से आए हैं। पूर्व जो मंत्री है जय सिंह अग्रवाल जी से को चुनाव हराकर कोरबा विधानसभा से लखनलाल देवांगन जो है चुनाव जीत कर आए हैं। तो कॉमन बात है कि भैया कोरबा में जो है ना बहुत सारे उद्योग हैं। ठीक है, ऊर्जा जो है थर्मल प्लांट वहां पे लगे हुए हैं। ठीक, तो वहां पे क्या है, बहुत सारे उद्योग हैं, इसलिए जो है इनको क्या दे दिए, उद्योग एवं श्रम मंत्री दे दिए। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो उद्योग में श्रम करेगा, ठीक है, उद्योग में जो मेहनत करेगा वो क्या होगा, उसके पास लाखों रुपए होंगे, लाख लाख रुपए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो कि लखनलाल देवांगन यानी लाख रिलेट करोगे, और लाखपति आप कब बनोगे, जब आप मेहनत करोगे, श्रम करोगे, कहां पे, उद्योग पे। ठीक है, अगला जो है रायपुर संभाग की मैं बात करूं तो रायपुर संभाग में टंकराम वर्मा को क्या दिया गया है, तो खेल मंत्री बनाया गया है। ये बस इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखो कि हम जो है भारतीय जो है सबसे ज्यादा जो खेलते हैं वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट में ऐसा याद रखो कि अभी नए नए आए हैं तो क्या कर रहे हैं, चौका छक्का नहीं मार रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, टक टक कर रहे हैं। ठीक है, अभी डिफेंस कर रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि चौके छक्के भी मारे, तो अभी जो बॉल आ रही है उसको क्या कर रहे हैं, टक करके खेल रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो टंकराम वर्मा बहुत अच्छा लॉजिक नहीं है, लेकिन नाम नया है तो इस तरीके से याद कर लो तो बेहतर होगा। ठीक, बृजमोहन अग्रवाल, टंकराम वर्मा जी के बारे में बताऊं तो बलौदा बाजार से चुनाव जीत कर आए हैं, जो कि जनरल सीट है। ठीक, बृजमोहन अग्रवाल सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा से, महेंद्र सुंदर दास जी को इन्होंने हराया है। ठीक, इनके पास क्या मिला है, तो इनको मिला है शिक्षा मंत्री। ठीक, शिक्षा मंत्री मिला, और आपका पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, ये आप याद रखो। क्यों मिला, क्योंकि ये पहले भी ये 2 जो डिपार्टमेंट है उसे संभाल चुके हैं, तो इनको शिक्षा मंत्री और आपका संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री मिला है। ठीक, एजुकेशन मंत्री किनको मिला, मैं अभी बताया, बृजमोहन अग्रवाल। एजुकेशन में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, एक आता है आपका स्कूली शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, एक आता है उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, और एक आता है आपका टेक्निकल एजुकेशन। ठीक, तो मैंने टेक्निकल में आपको बताया, टेक्निकल में विजय होने के लिए क्या किया गया, विजय शर्मा जी को वो प्रभार दे दिया गया, और जो है बाकी जो 2 डिपार्टमेंट है वो किनको दिया गया, तो बृजमोहन अग्रवाल जी को दिया गया। तो शिक्षा मंत्री कौन, आपके बृजमोहन अग्रवाल। हेल्थ मिनिस्टर मैंने आपको बताया जायसवाल जी को दिया गया, क्योंकि
सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम क्या करें, उससे कॉम्प्रोमाइज करें। ठीक, अगला जो है मंत्रिमंडल में दुर्ग संभाग की मैं आपको बात करूं तो इकलौते मंत्री बनाया गया है बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा से। ठीक है, ये आप याद रख लो कि ये SC आरक्षित सीट है। इनको क्या बनाया गया, फूड सप्लाई और आपका क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, फूड सिविल सप्लाई एवं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इनको दिया गया, तो दयाल दास बघेल जी को दिया गया। याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखो कि देखिए खाद्य नागरिक आपूर्ति की बात हो रही है, यानी कि दाल चावल रोटी की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है। ठीक है, तो गरीबों को खाना कौन बांटेगा, वो बांटेगा जिनके पास क्या होगी, दया होगी। तो इन्होंने देखा कि इनके नाम में ही जब दया है तो क्यों ना ये विभाग जो है दयाल दास बघेल जी को दे दिया जाए। ठीक है, तो दयाल दास बघेल को क्या विभाग मिला है, तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मिला है। ठीक, बस्तर संभाग की अगर हम बात करें तो बस्तर संभाग के इकलौते मंत्री बने केदार कश्यप। ठीक, केदार कश्यप जी के बारे में जो है क्या मिला है उनको, वन मिला है, जलवायु परिवर्तन मिला है। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 2 आदिवासी जो हैं बनाए गए हैं मंत्री, उसमें रामविचार नेताम जी को क्या दिया गया है, कृषि विभाग दिया गया है। तो इसको आप याद रखो कि उनको कृषि दे दिया गया, तो कृषि से रिलेटेड जल संसाधन किनको दे दिया गया, तो केदार कश्यप जी को दे दिया गया। ठीक, इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, यहां से प्रश्न बन सकता है, तो डायरेक्टली याद कर लो, सब जगह ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है, तो केदार कश्यप जी हैं, जो कि नारायणपुर से विधायक बनकर आए हैं। ठीक है, जो कि एक ST आरक्षित सीट है। ठीक, वन कैसे याद रखोगे, वन एवं जलवायु, तो आप ऐसे याद रखो कि बस्तर जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा जो है फॉरेस्ट डेंस एरिया है। ठीक है, बहुत ही घने जंगल वहां बने हैं, इसी वजह से जो है बस्तर संभाग के इकलौते मंत्री जो हैं उन्हें जो है वन एवं जलवायु परिवर्तन दे दिया गया। इसके बाद जो है आप सहकारिता जो मंत्री हैं। ठीक, तो डेट्स ऑल, मिलते हैं जल्द ही इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।